तो अभी इस गौशाला के जो दूसरे फाउंडर हैं राम भाई, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार राम भाई। नमस्ते। जैसे कि अभी अजय भाई ने भी बताया, बहुत सारे उनसे प्रश्न किए, तो आपसे पहला प्रश्न ये करेंगे कि गाय को, जैसे आपकी गौशाला में 14-15 गाय हैं, तो गाय को आप क्या चारा खिलाते हैं और लोगों को क्या खिलाना चाहिए? बहुत सारे मेरे पास प्रश्न आते हैं कि गाय को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, उनका आहार क्या होना चाहिए, गाय कैसे स्वस्थ रहती है क्या खाने से? अभी देखिए, जैसे आपको चारा अगर गाय को खिलाना है तो उसमें मेन फीड हम लोग यहाँ पे जो दे रहे हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जो दाना हम लोग खिलाते हैं उसमें हम लोग तुअर की चुनी, मक्का की चुनी, कभी गेहूँ की चुनी भी होती है, उसमें अरहर भी होता है, और उसके बाद उसमें खलियाँ होती है अलग अलग तरह की, जैसे राई की खली होती है, फिर उसके बाद कपास की खली होती है। तो ये खलियाँ हम लोग उसमें भिगो करके दूसरे दिन गाय को भिगाया हुआ जो खाना है, दाना है, वो खिलाते हैं। अब इसमें ये तो हो गया अनाज। इसके अलावा हम लोग उनको जो हरा चारा कहते हैं, हरा चारे में हम लोग उनको मक्के का देते हैं, हरी घास देते हैं, तो ऐसे हरा जो चारा है उसमें कवर हो जाता है। उसके अलावा अगर आपके पास हरा चारा लगाने की जगह नहीं है, आप उसमें अगर थोड़ा बहुत पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स भी कर सकते हैं उसमें, जो हमने यहाँ पे ट्राई किया था। तो उसमें हम लोग मक्का और बाजरा वगैरह ऐसे धान लगा करके हरा चारा उससे बनाते थे, तो वो भी फीड के स्वरूप में आप उन्हें दे सकते हैं। फिर उसके अलावा हम लोग अलग अलग जो आयुर्वेदिक पाउडर्स होती हैं वो भी उनको खिलाते हैं। जैसे आप एक मिक्सचर यहाँ पे देखेंगे, इसमें शतावरी, ब्राह्मी, आंवला और मोरिंगा, ऐसे 5 तरह के जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं ये हम लोग उसमें मिक्स करते हैं, ताकि इसका जो इसेंस है, इसकी जो तत्व है वो गाय के दूध में आ जाए और जो पीने वाला है उसको इसका फ़ायदा मिले। उसके अलावा सप्लीमेंट्री के रूप में उनको कैल्शियम और एग्रीमिन जैसे जो पाउडर्स हैं मिनरल मिक्सचर्स के, वो भी देते हैं, ताकि उनकी जो फिजिकल ये है रोग प्रतिकार शक्ति जो है वो बनी रहे, हाँ, इम्यूनिटी पावर बनी रहे। और हम लोग दिन में उनको थोड़ा सा चरने के लिए भी छोड़ते हैं, जिससे वो स्ट्रेस फ्री रहे। तो जब एक गाय कंटिन्यूसली एक जगह पे बंधी रहती है तो उनके अंदर एक नेचुरल स्ट्रेस डेवलप होते रहता है। तो अगर उनको थोड़ा बहुत हम लोग फ्री करने के लिए छोड़े तो उनके अंदर वो स्ट्रेस जो है वो निकल जाता है और गाय शांत स्वभाव की हो जाती है। तो हम लोग दिन में 2 बार उनको छोड़ते हैं। ये तो वहाँ आपने जो आपके गौशाला का स्केड्यूल है, जैसे जो आप क्या चारा खिलाते हो, तो जो जनरल पब्लिक है जो बाहर किसी गौशाला में जाती है, जो स्वावलंबी नहीं है, तो वो कुछ भी लेके जाता है गाय को खिलाने के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि क्या खिलाना है। कोई रोटी लेके जाएगा, कोई मीठी चीज़ें लेके जाएगा, और किसी के घर पे समझो कोई किसी का देहांत हो जाता है तो बोलते हैं ना कि गाय को खिलाएंगे तो हमारे पूर्वजों को भी जाएगा। तो जो भी खाना घर पे पकता है, पका हुआ खाना लेके जाते हैं, तो उनसे आप क्या कहेंगे कि क्या खिलाना चाहिए गाय को? ये तो सारी चीज़ें अवॉइड करें। अगर फीड करना ही है, गाय के लिए कुछ देना ही है, तो उस गौशाला में जो चारे के स्वरूप में दिया जा रहा है वही आप खरीद करके सप्लाई कीजिए। घर से बनी हुई चीज़ें जैसे रोटियां हैं या कोई स्वीट्स है, जलेबी आप देखते हैं कई जगह पे डाल देते हैं, कोई गुलाब जामुन भी डाल देता है, तरह तरह की चीज़ें डालने वाले लोग आपको मिलते हैं। तो और कोई हमने देखा है कि जो वेजिटेबल वेस्ट है, जो गौशाला वाले होते हैं या फार्म्स वाले होते हैं, वो वेजिटेबल वेस्ट है वो भी ला करके डालते हैं गाय को। तो उसमें भी हम लोगों को देखना है कि अभी इस वेजिटेबल वेस्ट में पता नहीं हम लोगों को किस तरह से वो फार्मिंग हुई है, उसका कल्टीवेशन किस तरह से हुआ है, ये हम लोगों को नॉलेज नहीं होता है। तो अलग अलग तरीके के केमिकल्स उसमें यूज़ होते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो अगर गाय ने कंज्यूम कर लिया तो उनको हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, तो अवॉइड करें कि वो ना दें। और जो घर में बनी हुई जो चीज़ें होती हैं नॉर्मली, अगर आप यही जो फूड ग्रेन्स है जो हम लोग भिगो करके गाय को देते हैं दलिया बना करके, उसका ही अगर आप कुछ बना करके लाते हो विदाउट ऑयल मिक्सचर्स, ऐसे कोई लड्डू वगैरह, हाँ लड्डू वगैरह वैसे जैसे होते हैं, गुड़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं, राई का तेल यूज़ कर सकते हो उसमें, तो ये सब जो है आप गाय को खिला सकते हो। और अवॉइड करें जो बाकी चीज़ें हमने जो डिस्कस की, जैसे घर के बने हुए रोटियाँ, स्वीट्स वगैरह,
क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि जो लोग हैं वो प्लास्टिकों की पन्नी में लेकर आते हैं ये सारी चीजें गौशालाओं में। तो गाय क्या करती हैं, उनको खाना तो चाहिए, तो इसलिए वो प्लास्टिक की पन्नी भी कभी कभी खींच लेती हैं। तो उसमें कभी कभी स्टेपलर स्क्रीन भी लगे हुए होते हैं, तो वो सारा उनके पेट पे अंदर चला जाता है, फिर वो तकलीफ भी होती है उन्हें। तो ये हो गया जैसे कि इन्होंने बताया कि कैसे क्या चारा खिलाना चाहिए। अगला प्रश्न ये है कि समय कुछ लोगों को अभी कुछ मान जो है गौ सेवक है वो क्या बोलते हैं कि रात समय शाम के बाद गाय को नहीं खिलाना चाहिए, सूर्यास्त के बाद। तो उस पे क्या बात है? मतलब नॉर्मली जो शेड्यूल है अपने मिल्किंग टाइम कैसे रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अपनी गौशाला में या फार्म में तो नॉर्मली आप अगर 12 आवर्स का साइकिल होता है ये मिल्किंग का, तो अगर आपका मॉर्निंग मिल्क अगर जल्दी निकल रहा है तो उसके 12 आवर्स बाद आप इवनिंग का निकालोगे, तो वो टाइम पे उनका फिर सप्लाई आपको करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है आपको फुल। तो फिर उसके वो टाइम अगर शेड्यूल आपका प्रॉपर हो गया तो फिर ये जो सूर्यास्त वाला जो इशू है, जो हमारे यहाँ पे हम लोग वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। मॉर्निंग का मिल्क हमारा 5 o'clock को निकल जाता है, इवनिंग का 4:30 के आसपास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिर जो मॉर्निंग की जो फीड है वो उनको 5 o'clock को सर्व हो जाती है। फिर उसके बाद 2-3 घंटे गाय चरने चली जाती है। हम लोग फिर उसको जो यहाँ का जो अनाज है वो भी देते हैं, और कुट्टी आती है इसकी, ज्वार की कुट्टी आती है, तो ज्वार की कुट्टी ऐसे जो चारा है वो फीड कर देते हैं। तो एक गाय का समझो वजन अगर 400-300 किलो है तो उसको कितना खाना या कितना चारा देना चाहिए? डिपेंड्स है। अगर वो मिल्किंग वाली गाय है तो उसको डेली 25 kg खाना जाना है। और अगर उससे और गीला जो हम लोग बोलते हैं हरा चारा और सूखा चारा दोनों मिक्स करके 25 kg उसको जाना है। अगर उससे मात्रा कम हो जाती है, मान लो गाय से 25 किलो आप बोल रहे हैं तो 20 किलो हो गई, तो गाय स्वस्थ रहती है? स्वस्थ तो रहेगी लेकिन मिल्क प्रोडक्शन उसका घट जाए। और अगर मिल्किंग की गाय नहीं है, उसके मिल्किंग नहीं कर रही है गाय, नॉर्मल गाय है, नॉर्मल गाय को हम लोग जो फीड देंगे उसमें हम लोगों को जो दाना का सप्लाई है जो हम लोग अभी जो भिगो करके देते हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताया खलियां और ये चुनिया वगैरह दलिया वगैरह होती है, तो वो फीड हम लोग कम कर देते हैं। और बाकी जो पेट भरने वाली चीज़ें हैं जैसे हरा चारा हो गया और सूखा चारा हो गया, ये उनको ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और चैनल वालों को ये बताइए आप कि जैसे बहुत सारे लोग हैं गाय को मतलब मना है खिलाते हैं, वो उनकी श्रद्धा होती है, बट असल में क्या खिलाना, मतलब जब कोई साधन नहीं है, अभी घास नहीं मिल रहा या कुछ मिल रहा है, उस समय पे उनको क्या मतलब खिला सकते हैं जो सबसे पर्याप्त है? आप दान दे सकते हैं। गौशाला में जो गौ सेवक है उनके हाथों आप दान दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि जब भी आप चारा मंगाओ हमारे नाम से भी चारा आप दे दीजिए। तो ऐसी कोई चीज़ें आएंगी नहीं जिनको हम लोग अनएक्सपेक्टेडली उनको दे देते हैं, गायों को दे देते हैं। तो अगर गौ सेवकों का ध्यान न हो तो ऐसी चीज़ें अगर गाय को चली गई तो फिर उसकी तबीयत जो है अगर उसके ऊपर असर हो रहा है तो गौ सेवकों को भी पता नहीं चलता कि इसका तबीयत किस वजह से बिगड़ा है। तो लोग आते हैं तो उनको जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करने चाहिए। और एक प्रश्न था मेरे मन में कि जैसे बोलते हैं ना गाय का अग्निहोत्र गोबर से करना चाहिए, तो गौशालाओं में भी करना चाहिए अग्निहोत्र? अगर करेंगे तो उसका बेनिफिट्स तो है ही है। जैसे कि बहुत सारे जो गौपालक हैं उनको ये दिक्कत आती है कि कोई गाय गुस्सैल होती है, कोई कंट्रोल में नहीं आती है, समय लगता है उनको, तो अग्निहोत्र से ये क्या फर्क पड़ता है उस पर? ये मैंने सुना हुआ है ऐसे। अग्निहोत्र से फर्क तो पड़ता ही है, गायों को तो पड़ता ही है, और जो गौ सेवक है उनके भी पर्सनल लाइफ पे उसका फर्क पड़ता है, क्योंकि ये हमारे शटल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, सारे नेचर से जुड़ा हुआ है, जो कॉस्मिक एनर्जी हम लोग बोलते हैं उससे जुड़ा हुआ है अग्निहोत्र। तो वो सारी जो लिविंग थिंग्स है उसके ऊपर वो असर करता है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर शुद्ध कर देगा और उसका असर सारे एटमॉस्फेयर में जितने भी जीव जंतु हैं उनके ऊपर भी हो जाएगा। और जो फल और सब्जियां हैं, जैसे फल हो गए सारे फ्रेश, वो तो आजकल सब अडल्ट्रेटेड आ रहे हैं, सब में यूरिया और डीएपी यूज किया जा रहा है, तो वो कैसे गाय को खिला सकते हैं क्या फल और सब्जियां, और क्या क्या खिला सकते हैं? इसमें अभी हम लोगों को तो ये मानकर ही चलते हैं कि हम लोग उसमें 99% तो हम लोगों को यूरिया और डीएपी का ही मिलने वाला है। अभी लेकिन कुछ पिछले सालों से एक नया मोटिवेशन आया है लोगों में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की है, लोगों ने शुरुआत की है, और एक पहल ले रहे हैं लोग कि जिसको हम लोग कहते हैं विष मुक्त,
विष मुक्त फार्मिंग कहते हैं उसको। तो जो बहुत पहले राजीव जी दीक्षित जो है हमारे राजीव भाई दीक्षित जी, उन्होंने इसका पहल की थी इसके बारे में। तो अभी लोग उसके बारे में सोच करके थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं, नई पहल ले रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और नेचुरल फ्रूट्स वगैरह बनाएं, वेजिटेबल्स बनाएं, जो ये हार्मिंग जो केमिकल्स हैं हमारे लिए वो अवॉइड करें और विष मुक्त बनाएं। तो अगर ऐसे कोई सप्लायर्स हैं, ऐसे कोई वेजिटेबल प्रोडक्शन करने वाले फार्मर्स हैं, उनको अप्रोच करके हम उनसे ले सकते हैं। भले थोड़ा महंगा मिले लेकिन क्वालिटी अच्छी मिले। और आप गौशाला वालों को क्या बताएंगे? जैसे कि आपने बोला अभी कि नेचुरल फार्मिंग होता है, उसमें देसी गाय का गौमूत्र गोबर से हो जाता है। yes. तो आप गौशाला वालों को ऐसा कुछ संदेश दीजिए कि वो अपनी सब्जियां भी खुद उगाएं और वो स्वावलंबी बने। तो उसके लिए क्या स्टेप्स लगते हैं? अभी जैसे हमने बताया कम जगह में आप जैसे कर हाँ, जैसे हमें अभी जैसे हमारा प्लॉट आपने देखा हुआ है, काफी कम जगह है यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी अपना जो ग्रीन फीड है, जो हरा चारा है, हम लोग यहीं पे पेरते हैं उसको और यहीं पे सोइंग करके यहीं पे कल्टीवेशन होता है उसका। तो जिसमें आप सुपर नेपियर हो गया, हाथी घास हो गया, मक्का हो गया, तो ऐसे अलग अलग हम लोग कल्टीवेशन करते रहते हैं। विदिन अगर आप, हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आप गौमूत्र और गोबर से अगर करेंगे तो जो क्रॉप आपको नॉर्मल आप जो कर रहे हैं उससे आपको जो 1.5-2 महीने लेती है, वो यहाँ पे आपको 1 महीने के अंदर मिल जाती है। तो उसका जो नेचुरल फार्मिंग में जल्दी रिजल्ट आता है और वो पूरी तरह से शुद्ध होता है, पूरी तरह से विष मुक्त होता है। और हमने ये देखा है कि एंजाइम बनाते हैं हम, वो छिड़काव करेंगे अगर उसका इसके ऊपर जो हमारी खेती है उसके ऊपर अगर छिड़काव करेंगे तो कीटाणु जो है वो भी नहीं आते। और जीवामृत बनाते हैं, उसका छिड़काव करेंगे तो भी जो क्रॉप डिस्ट्रॉय करने वाले कीटाणु हैं वो नहीं आते और आपकी क्रॉप आपको 100% प्रोडक्शन में मिलती है। और जो ज़मीन है उसकी भी प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाती है गौमूत्र और गोबर से, तो वो भी एक बेनिफिट है। तो जैसे कि इन्होंने अभी बताया, जो भी हम लोग चारा खिला देना गाय को, तो आप उसमें जो दाल दलिया, उसके जो छिलके होते हैं, दलिया बोलते हैं, उसको भिगा के खिला सकते हैं, घास खिला सकते हैं। और जो गौशाला वाले लोगों को आने देते हैं और उनको खिला, तो उनसे आप दान ले लीजिए, ना कि उनको खिलाने दीजिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं क्या खिलाना है। और अगर जानकारी भी दी जाए तो काफ़ी लोग उसको मतलब मानते नहीं है, उनकी श्रद्धा होती है, बट वो समझ में नहीं आता उनको कि ये हमारी श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा के आड़ में आके और कुछ खिला देते हैं गाय को, जो कि सही नहीं है। और उन्होंने कहा जैसे कि गौशाला अगर खुलेगी तो वो स्वावलंबी हो सकती है, उसमें अगर आप नेचुरल फार्मिंग करें और दूसरी चीजें भी उगाएं। और यानी देखा जाएगा तो सब गौ माता से ही जुड़ा हुआ है, उनका गोबर गौमूत्र से खेती हो सकता है, नेचुरल फार्मिंग हो सकता है, और उस नेचुरल फार्मिंग से सब्जियां बेच सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं। यानी गौ माता ऐसी है ना कि जो जितना लेती है उतना वापस हमें दे, उससे कहीं ज्यादा देती है। तो जैसे कि अजय भाई से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि हम पाल नहीं रहे हैं गाय को, गाय हमें पालती है। तो आप सोचिए, स्वयं विचार कीजिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद अजय भाई। वंदे मातरम। जय गौ माता।